हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो नील की खेती करने वाले किसान लोग थे वो किस प्रकार से विद्रोह कर बैठते हैं पूरे बंगाल में। और अब इसमें कई तरह के सवाल आते हैं कि जो लोग इतने दबले कुचले हुए थे, जिनको बंधुआ मजदूर बना दिया गया था, अचानक इनके पास इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है कि ये विद्रोह करने पे, बगावत करने पे उतर जाते हैं। और इतना गुस्सा स्वभाव उनके पास कहाँ से आता है, और इस बगावत का क्या रिजल्ट होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ये बगावत किनके खिलाफ थी वो भी जानने का प्रयास करेंगे, और इस बगावत के लिए कौन इनको सपोर्ट कर रहा था वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे द ब्लू रेबेलियन, और इसके बाद क्या होता है, इन तमाम पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल मार्च का महीना था और 1859 की बात है। जो बंगाल के रहने वाले रैयत लोग थे, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि रैयत क्या होता है। तो दरअसल रैयत हम उसे कहते हैं जिनका पुश्तैनी जमीन होता है, यानी कि वैसी जमीन जो उनकी दादा परदादा से भी पहले की है और वो उस पे जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। तो वैसे जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैयत बोला करते हैं। तो वैसे जमीन जिनके पास है, जिन लोगों के पास है, तो उन लोगों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रैयत लोग बोला करते हैं, कि उनके पास रैयती जमीन वगैरह है। तो जो बंगाल के लोग थे, जो रैयत लोग थे, उनको जबरन क्या किया जाता था, इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, यानी कि नील की खेती करवाई जाती थी उनसे। तो मार्च 1859 में जो वहां के रैयत लोग हैं वो नील की खेती करने से साफ इनकार कर देते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वो नील की खेती करने से इनकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो नील की खेती उनसे करवाई जाती थी वो उनको कर्ज में फंसा रही थी, उनका शोषण कर रही थी, उनको हर तरह से क्या कर रही थी, कमजोर बना रही थी। तो इसीलिए जो रैयत लोग थे वहां के, जो नील की खेती करते थे, वो सीधा सीधा बगावत कर बैठते हैं। और ये जो धीरे धीरे जो पूरा इलाका जो है इस बात को जान जाता है कि बगावत जो है रैयत लोगों ने कर दिया है, अब वो नील की खेती नहीं करेंगे। तो लोगों में इतनी साहस आने लगी कि लोग वहां के क्या करने लगे, टैक्स देने से मना कर दिए। उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपको टैक्स नहीं देंगे। किसको टैक्स देने से मना किए, जो नील की खेती करवाते थे, यानी जिसको हम प्लांटर्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नील की खेती करवाने वाले लोग जो टेंडर लेके बैठे हुए थे, उनको वो क्या करते हैं, रेंट देने से मना कर देते हैं। और यही नहीं, गुस्सा यही नहीं थमता है, वो क्या करते हैं कि जो उनकी फैक्ट्री थी, यानी कि जो नील की फैक्ट्री थी, वहां पर भी जाकर ये लोग क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। अटैक कैसे करते हैं, तो जिनको जो मिला वो लेके चले गए। कोई लाठी लेके चला गया, कोई तलवार लेके चला गया, कोई तीर धनुष लेके चला गया। ये तमाम चीजें लेकर वो चले गए और वहां पर इस प्रकार से अटैक करना शुरू कर दिए। अब इसमें महिला भी जो थी वो पीछे नहीं थी, यानी जो वीमन लोग थी वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ती हैं। तो अब ये अपने हाथ में क्या लेती हैं कि जो भी रसोई का चीज है, थाली बर्तन या जो भी चीजें उनको मिला घर में, उन सब चीजों को उठा कर वो ले चले गए और वहां पर भी ये भी युद्ध में टूट पड़े। अब वैसे लोग जो अभी भी नील की खेती कर रहे थे, तो वहां के जो आसपास के लोग थे उनको सोशली बाइकआउट करने लगे। बोले कि भाई अगर आप खेती करोगे तो हम आपकी मरनी में नहीं आएंगे, आपके यहाँ जो शादी ब्याह होगी उनमें हम नहीं आएंगे, आपके पास कोई विपत्ति होगी उसमें हम नहीं आएंगे। तो हर तरह से उनको बहिष्कृत करने लगे। किनको बहिष्कृत कर रहे हैं, जो लोग अभी भी नील की खेती कर रहे हैं। यानी वो चाह क्या रहे थे, रैयत लोग ये चाह रहे थे कि आप नील की खेती ना करें, पूरी तरह से छोड़ दें। तो जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे वो क्या कर दिए, सामाजिक बहिष्कृत करना ऐसे लोगों का शुरू कर दिया था।
और जो नील की खेती करवाते थे यानी प्लांटर्स लोग, यानी जो बागवान के मालिक होते थे, तो जो नील की खेती करवाते थे ये लोग क्या करते थे कि अपना एजेंट रखे हुए थे। अब ये एजेंट रखे हुए क्यों थे? तो ये एजेंट इसलिए रखे हुए थे ताकि ये जाए घर घर और वहां से टैक्स कलेक्ट करके लाए। लेकिन यहां पर इस रिबेलियन के बाद होता ये है कि जब ये एजेंट लोग जाते हैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो वहां के जो रैयत लोग होते हैं वो पीट पीट के इनको वहां से भगा देते हैं। रैयत लोग अब यहां पर आपको बहुत क्रोधित नजर आ रहे हैं, यानी उनकी साहस देखिए, कितना जुल्म हुआ होगा उनके ऊपर। तो जो रैयत लोग हैं वो कसम खा लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हम अब नील की खेती नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो हमें डराने धमकाने आएगा उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक्चुअली यहां पे जो एक शब्द आता है कि जो प्लांटर्स लोग थे, जो बागवानी के मालिक थे बने हुए, वो लोग आदमी वगैरह भी रखा करते थे जो डंडा वगैरह रखते थे, और उनका काम ये था कि वहां के लोगों को डराना धमकाना, काम करवाना, इस तरह की चीजें। तो जो रैयत लोग थे वो तो कसम खा लिए थे कि तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम डंडा वाला गुंडा वगैरह भी क्यों ना भेज दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब हम खेती किसी भी हालत में नहीं करेंगे। तो ये कसम वो लोग जो है वो खा लेते हैं। तो अब सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पे आता है, प्रश्न ये आता है कि आखिरकार जो रैयत लोग हैं इनके पास इतनी ज्यादा ताकत कहां से आती है, इतनी ज्यादा ताकत इनको कहां से मिलती है कि ये पूरी तरह से विद्रोह करने पे उतर जाते हैं। ये बिल्कुल किसी को अब छीन नहीं रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको पीट रहे हैं, फैक्ट्री में जाके वहां पे अटैक वगैरह कर दे रहे हैं। तो इतनी ताकत कहां से आ रही थी इनके पास? तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि आखिरकार इतनी ताकत कहां से आ रही थी। तो दरअसल एक्चुअली इस बात यहां पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए, जो भी इंडिगो सिस्टम था, यानी कि नील की जहां पे खेती होती थी और जो सिस्टम पूरा बना हुआ था, वो जाहिर सा बात है कि ये सिस्टम क्या करता था, बहुत ही दमनकारी था, बहुत ही ऑपरेसिव था, लोगों के ऊपर जुल्म करता था। और जब लोग इतने सारे जुल्म को सहने लगते हैं तो उनके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि ये इनके खिलाफ जा सके, वो जुल्म को सहते ही रहते हैं। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि इतना जुल्म सहने के बाद, इतना दमनकारी होने के बाद भी वो अचानक जो है पूरी तरह से विस्फोटक बन जाते हैं। तो इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा कहां से आ रही इनको? क्योंकि ऐसी चीजें बहुत ही कभी कभार देखने को मिलती हैं। तो बहरहाल ये जो सपोर्ट इनको मिलता है, ये इनको दो जगह से मिलता है। कहां कहां से मिलता है? एक तो जो जमींदार थे वहां गांव के, और दूसरा जो वहां के मुखिया थे, वहां से मिलता है इनको ये सपोर्ट। तो ये सपोर्ट कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, इस विषय पे अब हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। तो दरअसल ऐसा हुआ कि जो जमींदार लोग थे वो लोग भी कहीं ना कहीं रैयत लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिए, और जो वहां के मुखिया लोग थे, गांव के मुखिया लोग, वो भी जो है रैयत लोगों को सपोर्ट करना शुरू किए। तो प्रश्न अब ये आता है कि जो गांव का मुखिया है वो क्यों कर रहा है सपोर्ट भाई? तो देखिए, वो सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बागवान के मालिक होते थे वो आते थे सीधा किनके पास? गांव के मुखिया के पास आते थे, और उनके साथ जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था, उस पर सिग्नेचर ले लिया जाता था और कहा जाता था कि आप हमें इतना नील का खेती करवा के देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है, ये कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती वाली बात जब आती है तो वहां के मुखिया लोग में भी ये गुस्सा आ जाता है कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो वो भी क्या करते हैं कि जो आसपास के लोग होते हैं उनके साथ मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या करते हैं कि उनको पूरी तरह से बताते हैं कि भाई जो भी आपके साथ हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। सो आप साथ में मिलिए और हम लोग इसके खिलाफ क्या करेंगे, लड़ाई जो है वो लड़ेंगे। साथ ही साथ यही नहीं,
जो जमींदार लोग हैं वो जमींदार लोग भी क्या करते हैं, रैयत लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो अब बात ये आती है कि जमींदार लोग जो हैं वो रैयत लोगों को सपोर्ट कर रहा था। तो दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो जमींदार लोग हैं उनको ये महसूस होने लगा कि जो बागान के मालिक हैं, जो नील की खेती करवाते हैं, वो बहुत ही लंबे लंबे टाइम तक क्या करते हैं, जमीन को ठेका पे ले लेते हैं, यानी कि लीज पे ले लेते हैं। अब इससे उनको कहीं ना कहीं ये डर महसूस होने लगा था कि कहीं जमीन जो है वो उनके हाथों से ना चला जाए। यही कारण है कि जो जमींदार लोग थे वो भी अब सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे जो वहां के रैयत लोग थे। तो यहां पर इन 2 पॉइंट्स को आपको मार्क कर लेना है कि जो गांव का मुखिया है और जो जमींदार है, इन दोनों की वजह से रैयत को काफी शक्ति मिलती है और इसी शक्ति के बदौलत उनको ऐसा लगता है कि अब वो इस लड़ाई को और आगे लेके जा सकते हैं और नील की खेती वो नहीं करेंगे। अब थोड़ा यहां समझने का भी प्रयास करना है। तो अब इस तरह से होता क्या है कि ये जो इंडिगो पीजेंट्स थे, यानी कि नील की खेती करने वाले जो किसान लोग थे, इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस भी होने लगा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहां पर, क्योंकि भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी, यानी कि बंगाल में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पूरी तरह से जाल बिछा के बैठा हुआ था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है ऐसा सोच लेते हैं जो इंडिगो के पीजेंट वगैरह थे, उनको लगता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इनकी मदद करेंगी इस विषय को लेकर। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि अभी तक सीधा सीधा डायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स लोग ये काम नहीं करवा रहे थे, ठीक है। बड़े बड़े जो ठेका लेके बैठे हुए थे इंडिगो पैदा करने का, वो लोग के खिलाफ ये सारा विद्रोह जो है चलना शुरू होता है। तो अब यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको ये लगने लगा कि कहीं ये और ज्यादा आग ना पकड़ ले, ये जो विद्रोह है, ये बगावत कहीं और ज्यादा ना बढ़ जाए, विस्फोटक ना हो जाए। तो उन्होंने क्या करवाया, 2-3 चीजें उन्होंने करवाई। तो उन्होंने क्या करवाया, जो सिंपैथी थोड़ा सा दिखाया, इन्होंने सिंपैथी दिखाया। क्या हुआ, एक मजिस्ट्रेट को भेजते हैं, एशले ईडेन को, ठीक है। तो वो एक एशले ईडेन को भेजते हैं, यानी कि एक मजिस्ट्रेट थे, और इन्होंने यहाँ पर आया और देखा कि जो यहाँ के रैयत लोग हैं इनको पूरी तरह से मजबूर कर दिया गया है। किस चीज के लिए, कि आप नील की खेती करो, और उनको मजबूर करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो ये जो है सिंपैथी जो है, वो जो मजिस्ट्रेट थे एशले ईडेन, वो नोटिस करते हैं और ये सब बातें जो वो बताते हैं कि जो भी वहां के रैयत लोग हैं उनके साथ रियल में कुछ ज्यादा जो है वो जोर जबरदस्ती हो रहा है। अब ये बात जो है, जो महारानी थी विक्टोरिया क्वीन, ये बात उन तक पहुंचती है और लोग ये समझ लेते हैं कि ये महारानी विक्टोरिया ही बोली हैं कि उन्होंने घोषणा कर दिया है कि अब उनको क्या नहीं करना है, अब उनको नील की खेती जो है नहीं करना है किसी भी हालत में। जो ईडेन थे, इन्होंने नोटिस किया कि यहां अगर हम सिंपैथी नहीं दिखाते हैं किसान के साथ, तो ये जो रिबेलियन है वो बहुत ज्यादा विस्फोटक पैदा करेगा और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान इनको देगा। तो इस समय उनको लगा कि किसानों को यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट वे में अंग्रेज लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है उसको समझना है। मंशा क्या है, यहाँ उनके पीछे जो मंशा है वो ये है कि ये पूरा विद्रोह विस्फोटक ना हो जाए, बात और ना आगे बढ़ जाए, नहीं तो उनको बिजनेस करने में दिक्कत हो जाएंगी और उनका बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाते हैं, एक यहाँ पे सिंपैथी जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं अंग्रेज लोग। अब देखिए ये बात इतना फैल गया सब जगह पर
कि जितने इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, यानी कि जितने पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग भी क्या करना शुरू किए, इस विषय में लिखना शुरू किए कि भाई जो नील की खेती हो रही है और जो किसान लोग हैं उनके ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, उनके साथ कैसे जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो इस तरह की बातें जो हैं इंटेलेक्चुअल्स लोग जो थे वो अपने लेखन के माध्यम से जगह जगह पे पहुंचाना शुरू कर दिया, और वो लोग भी रैयत लोगों को कहीं ना कहीं ये समझाने लगे कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है बहुत ही बुरा हो रहा है, तानाशाही सरकार टाइप की चल रही है, इसलिए इसका विरोध जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग भी एक अपना रोल जो है वो अदा करते हुए आपको नजर आएंगे। अब इससे होता क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये जो रिबेलियन हो रहा था इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो चुकी थी। अब ये चिंतित दो मामले से हो रहा था कि जो ठीके में लिए हैं काम को, यानी कि जो इंडिगो को उगाने का काम लिए हैं, उनकी जान खतरे में है। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैनिक जो है वो मुहैया कराया, किनको, प्लांटर्स को, यानी कि जो नील की खेती करवाते थे। तो उनको उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो इनको सैनिक वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, आर्मीज वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इनकी जान सुरक्षित बचे रहे, नहीं तो इनके ऊपर जो है पूरे किसान लोग टूट पड़ेंगे मारने के लिए। तो यहाँ पर इनको मिलिट्री सपोर्ट जो है वो मिलता है। साथ ही साथ फिर गवर्नमेंट ने देखा कि ये बहुत ज्यादा आग पकड़ रहा है ब्लू रेबेलियन, तो उसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि एक इंडिगो कमीशन का गठन किया, यानी कि एक कमेटी इन्होंने बनाया। अब इस कमेटी का काम क्या था वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये कमेटी जो है ये गया बंगाल के क्षेत्रों पर जहां पे रैयत लोग रह रहे थे और वहां पे सर्वे किया। सर्वे करने के बाद इसने देखा कि जो नील की खेती करवाने वाले लोग थे, जो ठेकेदार लोग थे, वो रियल में गलत कर रहे थे। तो यहाँ पर जो कमीशन है, जो कमिटी है, वो दोषी पाती है कि इसको, जो बागवानी के मालिक थे, जो प्लांटर्स थे, यानी कि जो इस तरह की खेती करवाते थे, उनको ये दोषी पाते हैं यहाँ पर, और इसका क्रिटिसाइज भी उन्होंने किया। और साथ ही साथ इन्होंने एक तरीका भी जो है वो निकाला। इन्होंने क्या घोषणा किया, इन्होंने ये कहा कि इस तरीके से, इस सिस्टम से जो रैयत लोग हैं उनको किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट इनको हो नहीं पा रहा है, इनके साथ जोर जबरदस्ती ही हो रहा है। तो इस कारण से जो कमेटी है वो कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अभी है, मतलब जो एग्जिस्टिंग अभी कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ हुई है, वो काम को करते रहें, और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो आप फ्री हैं, आप भविष्य में इसके लिए बाध्य नहीं होंगे कि आप इस काम को करें। यानी कि फ्यूचर में आप जाके क्या है, फ्री है, आपको कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप इस तरह के काम वगैरह करें। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है और नुकसान से बचाना है, तो इसलिए जो यहाँ पे कमेटी है, जो कमीशन है, वो कहती है कि जो फिलहाल अभी आपका जो बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उसको आप पूरा करें। अब बात आती है कहाँ पर, तो अब हम लोग देखते हैं बंगाल की तरफ। ठीक है, तो बंगाल का नक्शा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है नक्शे पे आप थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करें कि हमारा बंगाल है कहाँ पर। तो भारत की इस वाले हिस्से में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नील की खेती करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे पूरी तरह से डेमोलाइज हो गए, और जो वहां पे नील की खेती होती थी वो ठप पड़ चुकी थी। कहाँ पे, बंगाल पे। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था। तो वो धीरे धीरे क्या यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गए बिहार की तरफ। तो अब चलिए थोड़ा सा हम लोग मैप में बिहार को देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया के मैप में यहाँ पर आपका बिहार है। ठीक है, तो अब जो प्लांटर्स लोग थे, अब वो नील की खेती के लिए कहाँ से कहाँ पहुंच रहे थे, यहाँ बिहार में पहुंच रहे थे। यानी कि अब बंगाल से वो कहाँ पे जा रहे थे, बिहार की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे आर्टिफिशियल तरीके से रंग बनने वाली जो सिस्टम है वो इजाद हो चुकी थी। तो बहुत जगह पर अब नील की जो खेती थी उस तरह से नहीं हो रहा था, यानी कि थोड़ा धीमा पड़ गया था। लेकिन फिर भी
कहेंगे कि उस समय इतना भी ज़्यादा धीमा नहीं पड़ा था, लेकिन जिस तरह का जो रिबेलियन चल रहा था उसका एक कहीं ना कहीं तोड़ निकल गया था। तो इसका तोड़ ये निकला था कि जो आर्टिफिशियल रंग वगैरह आते हैं, जो सिंथेटिक डाइज वगैरह आते हैं, उसको क्यों ना यूज़ किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये जो सिंथेटिक डाइज वगैरह आया, इसकी जब डिस्कवरीज वगैरह हुई, तो उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो नील की खेती है उस पे लगातार बढ़ोतरी होती चली गई और ये लगभग बिहार में आके करना शुरू कर चुके थे। सो यहाँ पर अब उदय किसकी होती है? महात्मा गांधी की होती है। अब यहाँ से चलिए महात्मा गांधी अब एंट्री करना शुरू करेंगे। तो इस विद्रोह के बाद आप देखेंगे कि महात्मा गांधी यहाँ पर एंट्री मारते हैं। और ये कैसे एंट्री मारते हैं, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो हुआ यूं था कि महात्मा गांधी तो इससे पहले साउथ अफ्रीका में थे, और जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न यहाँ पर आए, कहाँ पे? भारत में। तो जब ये रिटर्न भारत में आए, तो चलिए महात्मा गांधी आ गए हमारे भारत में, ठीक है। तो जब ये भारत में आ गए, और उस समय क्योंकि जो प्लांटर्स लोग थे वो क्या थे कि बंगाल से शिफ्ट कहाँ हो रहे थे? बिहार में शिफ्ट हो रहे थे। तो अब यहाँ पे गड़बड़ियाँ जो है वो चलना शुरू हो गई थी। तो जो किसान था यहाँ का, कहाँ का? बिहार का। तो बिहार का एक किसान था, वो महात्मा गांधी के पास गया और बोला कि आप हमारे चंपारण में आइए। चंपारण बिहार का एक छोटा सा जगह है, तो उसका नाम है ये, ठीक है। तो ये किसान जाता है महात्मा गांधी के पास और कहता है कि आप हमारे बिहार के चंपारण गांव में आइए, और यहाँ पर जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनके साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है, बहुत ही उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, आप इनको इन सब चीज से आज़ादी जो है वो दिलवाइए। तो महात्मा गांधी जो है 1917 में यहाँ पर क्या करते हैं? पधार जाते हैं, यानी कि यहाँ पर इनका जो है आगमन जो है हो जाता है। और यहाँ पर आकर ये क्या करते हैं? एक आंदोलन छेड़ते हैं जिसका नाम है चंपारण मूवमेंट। और ये आंदोलन किनके खिलाफ थी? अभी सीधा सीधा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, अभी इंडिगो जो प्लांटर्स थे, यानी कि वैसे ठेकेदार जो इस तरह के खेती करवाते थे, तो सीधा सीधा टक्कर महात्मा गांधी जी का इन्हीं लोगों से होता है। और ये जो आंदोलन उन्होंने चालू किया था जिसका नाम क्या था? चंपारण मूवमेंट, ठीक है। तो चंपारण मूवमेंट के जरिए इन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के जस्ट विरोध में खड़े हो जाते हैं और इस तरह के अत्याचार से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं।